हाय गाइस, ये हम लोग बायोलॉजी की बुक है सृजन की, है ना। सृजन की बायोलॉजी क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड का ये शुरू करने वाले हैं। इसमें हम लोग सेल मेम्ब्रेन तक का हम लोग सेल चैप्टर से शुरू करेंगे। सेल मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस तक हम इसमें पढ़ रखे हैं। न्यूक्लियस के बाद आज जो ऑर्गेनल्स का टॉपिक है वो शुरू करके इस वीडियो में आप ऑर्गेनल्स को पढ़ के खत्म करेंगे हम लोग। सो वहीं ऑर्गेनल से ही शुरू करते हैं, ठीक है बच्चे। और तो इसमें कुछ है नहीं। पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था एक बार वो देख लेंगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनल्स के साथ शुरू करेंगे। ऑर्गेनल्स में जाते हैं। ऑर्गेनल्स में हमने स्टार्टिंग में दो चीजें आपको, एक ऑर्गेनल्स हम लोग पढ़ रखे हैं। अगर केवल ऑर्गेनल्स की बात करें तो एक ऑर्गेनल्स हम लोग पढ़ रखे हैं, वो क्या पढ़ रखे हैं? न्यूक्लियस। ऑर्गेनल्स का मतलब क्या होता है? हाँ, भी ऑर्गेनल्स से ही ऑर्गन निकल के आए, ऐसा कुछ समझ सकते हो। जो हम लोगों के हर बॉडी पार्ट का छोटा एक ऑर्गन है ना, आई, ईयर, ऐसे ही सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं। सेल के छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो कि अलग अलग काम कर रहे होते हैं, उन्हीं को ऑर्गेनल्स कहते हैं। ऑर्गेनल का एक बेहतर डेफिनेशन यहाँ पे लिखे, साइटोप्लाज्म कंटेन मिनी टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि हमारी पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी में छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं। नोज है, आई है, ईयर है, टंग है, लिप है, टीथ है। देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गन इन आवर बॉडी सिस्टम। तो वो ऑर्गन मिलकर के आपके क्या बना रहे हैं? बॉडी सिस्टम बना रहे हैं। ऐसे ही जितने सारे सेल्स होते हैं, जितने भी सारे सेल्स होते हैं, हर सेल के अंदर कुछ टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो टाइनी स्ट्रक्चर्स होंगे उनका अलग फंक्शन होगा। अलग टाइनी स्ट्रक्चर से एक हमने न्यूक्लियस पढ़ रखा है, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, ऐसे ही गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, ऐसे ही कई सारे मतलब मल्टीपल्स ऑर्गेनल्स हम लोग इसमें रीड करेंगे। तो क्लासिफिकेशन एक बार रीड करिए। क्लासिफिकेशन नहीं, यहाँ से, हाँ यहीं से। Cell organelles. Cytoplasm contain many tiny structures called cell organelles. Each type of cell organelle has a characteristic shape and is specialized for a specific function. They are living parts of a cell. ये भी यही क्या है? लिविंग पार्ट है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? लिविंग पार्ट के, लिविंग कंटेंट के अंदर ही प्रेजेंट है। प्रोटोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है। प्रोटोप्लास्ट क्या था? Protoplasm जो living contents of a cell, nucleus और cytoplasm. हाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला करके आपका क्या बन रहा था? प्रोटोप्लाज्म बन रहा था। अब हम लोगों ने न्यूक्लियस को फर्दर, हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा था, न्यूक्लियर मतलब सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, फिर न्यूक्लियस पढ़ा था और साइटोप्लाज्म पढ़ा था। तो अब जो ये ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले हैं, हम लोग पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या देख रखे हैं? सेल मेम्ब्रेन देख रखे हैं, है ना। सेल मेम्ब्रेन देख रखे हैं और क्या देख रखे हैं? न्यूक्लियस देख रखे हैं। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं। और एक बच क्या रहा था? साइटोप्लाज्म जो बच रहा था। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ही, इस वाले साइटोप्लाज्म के ही अंदर ही छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं या एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं, उनको पढ़ना है हमें। अब वो कौन कौन से टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये क्या है? दे आर ऑल लिविंग कंपोनेंट सेल ऑर्गेनल फाउंड इन अ साइटोप्लाज्म। जो सेल ऑर्गेनल्स पाए गए हैं इनको पहले फिर डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे डिवाइड किया गया? कि इसमें कितनी लेयर्स प्रेजेंट है। जैसे हम लोगों ने जब न्यूक्लियस पढ़ा था तो न्यूक्लियस बनाते वक्त हमने एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना करके उसमें हमने डबल मेम्ब्रेन बना करके न्यूक्लियर पोर वगैरह बनाया था। ऐसे इरेज करके यहाँ पे फिर इसको हमने फ्यूज करा दिया था जिससे कि ये पोर आपको देखने को मिल जाए। पोर का फंक्शन क्या था बच्चे? पोर का फंक्शन था कि वो जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म, बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा वो किसके थ्रू होगा? न्यूक्लियर पोर। तो ऐसे ही जिस तरह न्यूक्लियस है, ऐसे ही मल्टीपल सेल ऑर्गेनल्स हमारे सेल के अंदर। अब वो ऑर्गेनल्स किस पे डिवाइड किए गए? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेम्ब्रेन। कितने मेम्ब्रेन? एक मेम्ब्रेन है या दो मेम्ब्रेन है या कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो इस तरह पे तीन तरीके के सेल ऑर्गेनल्स हो गए। फिर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो गया, ठीक है बच्चे। एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो गया और एक नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो गया। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो गया, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में तीन, ठीक है। दो एक्चुअली न्यूक्लियस भी ऑर्गेनल ही है, एक्चुअली न्यूक्लियस भी ऑर्गेनल है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में हमने कितने ऑर्गेनल पढ़े? 3। कौन कौन सा मतलब पढ़ेंगे? एक न्यूक्लियस पढ़ लिया है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे और तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्लास्टिड पढ़ेंगे। प्लास्टिड केवल और केवल किस में पाया जाता है? ये प्लांट सेल में केवल पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में केवल पाया जाता है। और ये तो दोनों में ही पाया जाएगा, प्लांट एंड एनिमल सेल में पाया जाएगा। जिसमें से हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में न्यूक्लियस ऑलरेडी पढ़ रखे हैं।
अब इधर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, तो वहां पे ऐसे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल में कोई ऐसा आउटर और इनर मेम्ब्रेन नहीं होगा, एक मेम्ब्रेन होगी। इसमें कौन कौन से हैं एक बार रीड करिए। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। इसमें 3-4 को इसमें भी है, तो टोटल ऑर्गेनल्स कितने, और एक इसमें होगा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसमें क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। इसमें केवल एक ऑर्गेनल पढ़ेंगे हम, राइबोसोम्स, और दूसरा भी है क्या कुछ, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। हाँ, ये सेंट्रियोल जो होता है बच्चे, ये सेल डिवीजन, क्लास 10 का चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है सेल डिवीजन, उसमें काम आएगा, उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट होगा, सेंट्रियोल को भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तो आप देख लोगे। सो हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे अभी, जो हमारा चैप्टर शुरू होगा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से स्टार्ट होगा। उसमें पहला सारा पढ़ के खत्म, और जिस दिन हम लोग ये सारे ऑर्गेनल्स पढ़ लेंगे आपका सेल चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बस उसी के बाद और कुछ तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जितने ऑर्गेनल्स एक बार रीड कर लेंगे तो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से शुरू करते हैं। चलिए पढ़िए, रीड करना शुरू करिए। चलो अभी हम इसके स्ट्रक्चर से शुरू कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बताया गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल थ्रू आउट द साइटो, पूरे साइटोप्लाज्म में आपका जो साइटो, जैसे अगर मैं एक सेल बनाऊं, एक बड़ा सा सेल बना लेते हैं, सेल के अंदर क्या क्या था, यहाँ पे अंदर वाला एक मैंने एक ऑर्गेनल पढ़ रखा है, कौन सा पढ़ रखा है, न्यूक्लियस पढ़ रखा है, उसमें मैंने डबल मेम्ब्रेन बनाने का थोड़ा सा प्रयास किया जाएगा, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसमें पोर वगैरह प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहा है कि चैनल एट प्लेस दिस नेटवर्क इज कनेक्टेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट वन एंड एंड विद द न्यूक्लियर। इसमें मतलब देख रहे हैं ना बच्चे, ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक तरफ किससे कनेक्ट है आपका, एक तरफ कनेक्ट है आपका आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके तरफ, कहां से अटैच है, ये ऐसा समझो कि ऐसा पूरा सेल है, तो ये कुछ ऐसा पड़ा हुआ है आपके सेल में, कुछ ऐसा पड़ा हुआ है कि इसका एक जो हमारी ये जो टाइनी फिंगर है किससे कनेक्शन दिखा रहा है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड ये जो थंब है किसको दिखा रहा है, कनेक्शन विद द सेल मेम्ब्रेन के साथ है कनेक्टेड, है ना। तो ये कुछ ऐसा पड़ा हुआ एक ऐसा नेटवर्क बना के रखता है जो कि कनेक्ट होता है, एक एंड से किसकी तरफ से कनेक्ट होता है, ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, एंड अदर एंड किससे कनेक्टेड है बच्चे, सेल मेम्ब्रेन से अटैच है। ठीक है, फिर आगे क्या है, नहीं यहाँ पे थे हम लोग ना, इट अकर्स इन टू फॉर्म, दो इसके, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर मैं स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाऊं, डायग्राम के साथ तो दिक्कत है बच्चे। ठीक है, चलो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसका बना होगा। अब ये दो तरीके के, इससे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर मैं सिंगल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो ये फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में, एक SER और एक RER। एक किसमें, SER और एक किसमें, RER। SER जो होता है बच्चे, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ है मतलब एकदम स्मूथ होगा, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कैसा है, रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो डिवीजन है, ये जो डिवीजन था किस बेसिस पे था, मेम्ब्रेन कितने हैं, 2 है, 1 है या कोई भी नहीं है, ये किस पे है, ये किसका, इसका आधार क्या है डिवीजन का, इसका है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, अगर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, मतलब वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपके साइटोप्लाज्म में था, एक तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच था, एक तरफ सेल मेम्ब्रेन से अटैच था, उसके ऊपर अगर आपके ये वाला राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट होगा, अगर उसके ऊपर कौन प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट होगा, तो वो रफ कहलाएगा, क्योंकि ये ग्रैन्युअल्स होते हैं, दानेदार होते हैं। अगर कोई मोती या कोई दाना इस पे चिपक जाएगा या अटैच कर जाएगा, अडहर कर जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर कोई राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है तो कैसा हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 2 तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कौन कौन सा,
पढ़िए, रफ पढ़िए। Rough endoplasmic reticulum RER. It has rough membrane because a number of ribosomes are attached to it. हाँ, इससे कई सारे छोटे छोटे, अगर मतलब अगर राइबोसोम्स बनाऊं तो मैं यहाँ पे पॉइंटेड अगर रख दूं तो ये जो पॉइंट है, ये जो रखे हुए, ये कई सारे दाने दाने प्रेजेंट हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका RER हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RER, यानी रफ वाला हो जाएगा। और यहाँ पे स्मूथ है, कोई भी डेट ने अटैच नहीं किया राइबोसोम्स, तो ये क्या हो जाएगा? SER। अब बच्चे इसी के प्रेजेंस की वजह, ठीक है आगे रीड करिए एक बार थोड़ा सा। Smooth endoplasmic reticulum, its membranes are without ribosomes. हाँ, इसके मेम्ब्रेन में कोई भी राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होता है। चलिए, Functions of endoplasmic reticulum. Number 1, it forms the supporting framework of the cell. हाँ, मतलब जब ये पूरे साइटोप्लाज्म में ही है तो ये पूरे सेल को एक सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करेगा, नेटवर्क बना करके रखता है, तो पूरे सेल को क्या बनाएगा, क्या देगा? सपोर्ट सिस्टम देगा। अनदर वन, It divides the cell into small compartments for different metabolic activities. एक्टिविटी। अब ये क्या, इसका मतलब क्या है कि जो पूरे सेल मेम्ब्रेन में, ये पूरे साइटोप्लाज्म में मतलब प्रेजेंट है, तो पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होने की वजह से बच्चे ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट बना देगा। है कैसा? सिंगल मेम्ब्रेन है। कैसा है? आप ऐसा समझ सकते हो कि साइटोप्लाज्म एक बहुत बड़ा सा हॉल था, साइटोप्लाज्म एक बहुत बड़ा सा हॉल था, उसमें आपने प्लाई का मतलब पार्टीशन कर दिया। क्या कर दिया? प्लाई का पार्टीशन कर दिया। तो कुछ लोगों ने दो प्लाई लगा के पार्टीशन कर लिया। तो दो दीवार लगा के पार्टीशन करने वाले लोग कौन कौन थे? न्यूक्लियस था, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल थे। कौन कौन थे वो लोग? न्यूक्लियस था, माइटोकॉन्ड्रिया था, और क्या था? प्लास्टिड था। अगर वहीं पे अगर कुछ लोगों ने एक एक प्लाई लगा के अपना पार्टीशन कर लिया, तो उसमें से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी वजह से तो कंपार्टमेंट बन जाएगा ना। एक हॉल था, हॉल में अगर मैं छोटे छोटे चैम्बर्स, छोटे छोटे प्लास्टिक या वुड का फ्रेम लगा दूंगा तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। ये मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का। दो तरीके की, जो हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, दो तरीके के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक सेल। तो हम लोग कौन से एनिमल्स हैं? यूकैरियोटिक सेल वाले एनिमल हैं। कौन है? यूकैरियोटिक एनिमल वाले सेल है। प्रोकैरियोटिक में ये कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होगा, कंपार्टमेंट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ना तो उसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा और ना तो सिंगल में। ये एक्स्ट्रा है, अगर बुक में रहा होगा तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ये जो कह रहे हैं अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना ले रहे हैं, छोटे छोटे अपने अपने क्या बना दे रहे हैं? कंपार्टमेंट बना दे रहे हैं, जिसकी वजह से अलग इनका जो एक्टिविटी है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, कोई प्रोटीन जनरेट करेगा, कोई कुछ अपना काम करेगा, तो वो काम होता रहेगा। चलिए, It is associated with the synthesis and storage of material. मटेरियल। ये जो पूरा ऑर्गेनल्स है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिंथेसिस और स्टोरेज के काम आता है। कोई चीज सिंथेसिस करेगा, कोई नई चीज बनाएगा, और उसमें बेस मेनली अगर बात करें तो किसकी बात करें? रफ वाले की। रफ वाले की बात करें तो ये प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? ये PROTIEN है ना, IEN। हाँ, ये क्या, जो रफ वाला होगा क्या सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ साइट ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा है? रफ वाला कर रहा है, ना कि स्मूथ वाला कर रहा है। स्मूथ वाले के पास क्या नहीं है? राइबोसोम्स नहीं है। और ये जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स ही मेनली हेल्प करता है किसमें? प्रोटीन बनाने में। राइबोसोम्स ही मेनली हेल्प करता है किसमें? प्रोटीन बनाने में। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। Rough endoplasmic reticulum is a site of protein synthesis. Its channels act as pathways for the transport of materials within the cell, and hence it is called circulatory system of the cell. अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहला रहा है? हम लोगों ने पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन क्या था? Cell membrane is the outer boundary of the सेल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। तो जो चीज इससे पास करके जाएगी। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या हो रखा है बच्चे? ये अंदर किसके से कनेक्टेड है? एक एंड इसका कनेक्टेड है किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। किससे कनेक्टेड है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और एक एंड किससे कनेक्ट? सेल मेम्ब्रेन से। तो एक पूरा पाथवे दे देगा। ये क्या दे देगा? पूरा एक पूरा पाथवे दे देगा कि कोई चीज इजिली आसानी से जो बाहर है वो अंदर की तरफ क्या कर सके? ट्रेवल कर सके, जा सके। ये जो पूरा पाथवे प्रोवाइड कर रहा है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी वजह से हम लोग इसे क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलेट। मतलब एक चीज को सर्कुलेट करके यहां से यहां तक की तरफ वो भेज पा रहा है, तो इसे हम क्या बोल दे रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल। तो
एक ये नाम आप ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ सेल। ठीक है, चलो। नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, इसमें इसके जो फंक्शन है वो सारे एक बार आप याद करके रखोगे। टाइप 2 तरीके के, कौन कौन से? स्मूथ और रफ। ये किसके आधार पर है? राइबोसोम। प्रेजेंस ऑफ अ राइबोसोम वेयर? ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर सरफेस पर प्रेजेंट है तो RER, नहीं प्रेजेंट है तो SER। और ये डिवीजन किस पे है? प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ मेम्ब्रेन। कितने मेम्ब्रेन प्रेजेंट हैं? 2 प्रेजेंट है तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, 1 प्रेजेंट है तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, एंड 1 भी नहीं प्रेजेंट है तो राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेनस है राइबोसोम। ठीक है बच्चे, और ये ऐसे ही आपको क्लास 11th में भी 9th नंबर चैप्टर है NCERT का, उसमें भी ऐसे ही देखने को आपको मिलेगा। चलिए आगे देख ले, अगला देख लेते हैं। Singular mitochondria are minute, rod-shaped or spherical organelles found in large numbers. A mitochondrion is a two-walled structure like a thermos. The outer wall is smooth, but inner wall is folded into finger-like projection called cristae. Mitochondria possess enzyme for the oxidation of foodstuffs, glucose, to release energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। हमने अभी हमारे कितने तो एक एक करके पढ़ा रहे हैं। एक बार वो सिंगल मेम्ब्रेन बता दे रहे हैं और फिर अगला किस पे जा रहे हैं? डबल मेम्ब्रेन पे जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा हम लोग किस पे जा रहे हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड में माइटोकॉन्ड्रिया एक बार देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो इसमें कितने मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन था। हमने अभी जो पढ़ा था कितना था? सिंगल मेम्ब्रेन। हालांकि जब कोई नीट का टीचर पढ़ाता है तो पहले सिंगल मेम्ब्रेन वाला पढ़ा लेता है, या फिर पहले डबल मेम्ब्रेन वाला पढ़ा लेता है, या फिर सबसे पहले यहाँ से शुरू करता है। बट बुक ने अभी ऐसा दे रखा है तो हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे। इसमें वही कह रहा है कि जो बाहर का मेम्ब्रेन होगा, जो कहाँ का मेम्ब्रेन, अभी मैं यहाँ पे सेल नहीं बना रहा हूँ, अभी क्या बना दे रहा हूँ? सीधा सीधा माइटोकॉन्ड्रिया का 2 मेम्ब्रेन है तो एक मेम्ब्रेन ऊपर बना दिया, और दूसरा जो मेम्ब्रेन है बच्चे ना, दूसरा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो रखा है। अंदर की तरफ क्या हो रखा है? फोल्ड हो रखा है, ऐसे फोल्डिंग बना रखा है। ये फोल्डिंग आपने कल हमसे परसों वाली क्लास में आपने डिस्कस किया था, कोई एक स्टमक के बारे में। विलाई का फंक्शन क्या था सबसे पहले? नहीं, मेन इसका फंक्शन क्या था? इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्या कर दे रहा है? सरफेस। ऐसे ही यहाँ पे जो फोल्डिंग है, इस फोल्डिंग का अलग नाम है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में अलग नाम है, प्लास्टिड में अलग नाम होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के फोल्डिंग को क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? और ये फोल्डिंग कहाँ पे है बच्चे? इनर मेम्ब्रेन पे। वेरी गुड। ये फोल्डिंग कहाँ पे है? इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, प्लेन है, आउटर मेम्ब्रेन पे कोई फोल्डिंग वगैरह नहीं है। इस फोल्डिंग को क्या कह रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन पे बोलते क्या है? इस फोल्डिंग का स्पेसिफिक नाम है क्रिस्टी नाम है। ठीक है, और इसी क्रिस्टी पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी क्रिस्टी पर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए कहाँ तक हो गया ये? ठीक है, चलिए तो स्फेरिकल ऑर्गेनल्स हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो एंजाइम्स इस पे प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस एंजाइम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज। ये यहीं पे जब आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, जब आपने क्या किया? ऑक्सीजन इनहेल किया, तो सेलुलर रिस्पिरेशन में जब सेल पे रिस्पायर कर रहा होता है तो जो ऑक्सीजन आप लेकर के आए थे, और यहाँ पे कुछ प्रेजेंट्स होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। एंजाइम्स, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट था बच्चे? राइबोसोम्स प्रेजेंट था। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एंजाइम्स प्रेजेंट है। यही एंजाइम होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कि आपके बॉडी ने जो ग्लूकोज लिया है, जो आपके बॉडी ने क्या लिया है? ग्लूकोज लिया, उसको ग्लूकोज को ऑक्सीडेटिव ग्लूकोज करके उसका रिस्पायरेशन करके उसको एनर्जी में चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा? एनर्जी में चेंज करेगा। कौन से एनर्जी का फुल फॉर्म? एनर्जी क्या होगी? एटीपी के फॉर्म में होगी। किसमें होगी? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या नाम है?
सिस्टम ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या नाम है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, चलिए यहाँ पे रीड करिए। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द सेल। फॉर दिस रीजंस these are called power houses of the cell। इसी रीजन की वजह से, क्योंकि ये जो एंजाइम आई थी, अब इसमें एक वर्ड और लिखा है, क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, प्रोसेस एंजाइम्स फॉर द ऑक्सीडेशन। ये जो ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का यूज होकर के जो हम लोगों ने, इसकी वजह से इसका इस्तेमाल, इसका नाम क्या है? ऑक्सीडेट। इसको अगर और साइंटिफिक लैंग्वेज मतलब बायोलॉजी टर्मिनोलॉजी में बोलें तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्फोराइलेशन। लेशन है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलते हैं किसको? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियम। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, चलिए आगे क्या देखते हैं? प्लास्टिड के बारे में देख लेते हैं। तो बस अगर हम जब एक बार प्लास्टिड भी रीड कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये तीनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो प्लास्टिड रीड करो। Plastid are found in plant cell only. These may be oval, spherical or disc shaped. हाँ, Plastids are basically of three types: chloroplasts, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, पलटी इधर। chloroplast, chloroplast। ठीक है, चलिए पलटिए। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्लास्टिड। अभी हम लोग को क्या देखना है? अगला देखना है प्लास्टिड के बारे में। यही रेज कर दे रहे हैं, इधर ही आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। प्लास्टिड केवल और केवल किस में पाया जाएगा? प्लांट सेल में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? प्लांट सेल में पाया जाएगा। और ये तीन तरीके के होंगे आपके। कितने तरीके के हैं? तीन। एक क्रोमोप्लास्ट है, एक क्लोरोप्लास्ट है और एक ल्यूकोप्लास्ट है। ठीक है बच्चे, चलिए तो सबसे पहले आपका क्या दिया गया है? क्लोरोप्लास्ट ही दिया गया है। ठीक है, चलिए। These contain a green pigment, chlorophyll, which is found only in green parts of the green parts of the plant. Orange and yellow pigments are also present, but they are masked by the large quantity of chlorophyll. The inside of chloroplast is clearly marked into a colorless ground matrix called stroma। जैसे कि ये जैसे यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन था, ऐसे ही ये भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। क्या है? ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। और इसके डबल मेम्ब्रेन बाउंड होने की वजह से एक बाहर का एक मेम्ब्रेन हो जाएगा। एक मेम्ब्रेन किसका हो जाएगा? बाहर का हो जाएगा एक मेम्ब्रेन। और एक मेम्ब्रेन अंदर में जो होगा, ये वाला जो मेम्ब्रेन होगा, इसके अंदर जो सरफेस है, इसको स्ट्रोमा कहेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। न्यूक्लियस के अंदर क्या था? न्यूक्लियोप्लाज्म था। तो ये जो स्ट्रोमा, इसके स्ट्रोमा के अंदर कुछ स्टैक वगैरह, ग्रैनम, ये अगर मैं आपको बात करूं, इस पिक्चर्स को अगर ढंग से एक्सप्लेन किया जाए तो इस सेल के पास हमारा एक्चुअल डीएनए कहाँ प्रेजेंट था? न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है, जो प्लास्टिड है, इसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है। इसका अपना सर्कुलर डीएनए होता है। ये पढ़ा जाएगा, आप पढ़ोगे आगे। सर्कुलर डीएनए इसमें केवल एक अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रोमा, इसके स्ट्रोमा के अंदर कुछ ही दिख रहे हो आप, स्टॉक सिक्के जैसे भर भर के रखे हुए हैं। क्या रखा हुआ है? सिक्के जैसा भर भर के रखा हुआ है। ठीक है बच्चे, तो जो सिक्का बन करके कॉइन करके जो रखा हुआ है, इसे ग्राना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राना। नहीं, एक सिंगल को थैला, ये पूरे जो सिक्के बन करके रखे हुए हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? ग्राना। जैसे इसके अंदर कुछ ऐसे सिक्का बन करके एक ऊपर नीचे ऐसे रखा रहेगा, स्टॉक करके रखा रहेगा। ये जो स्टॉक करके रखा हुआ है, इसे ग्राना बोल रहे हैं। अब एक ग्राना का जो सिंगल यूनिट होगी, उसे थैलाक्वाइड बोलेंगे। थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड की स्पेलिंग चेंज गलत है ना, THY होगा। ठीक है, चलो। थैलाक्वाइड, इसे क्या बोलेंगे? जो सिंगल यूनिट होगा उसे क्या बोल रहे हैं? थैलाक्वाइड। जो कई सारे मल्टीपल्स रखे हुए हैं उसे क्या बोलेंगे? ग्राना बोलेंगे। अब एक ही ग्राना नहीं प्रेजेंट होगा, और कई सारे ग्राना प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे दूसरा अगर प्रेजेंट है,
ये दूसरा प्रेजेंट है तो दूसरा ग्रेना हुआ, इसका दूसरा थैलाकॉइड हुआ, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड। और जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या हो रहा है, जो कनेक्ट रहे हैं तो उसका नाम नहीं दिया गया है, क्या बुक में? हाँ, उससे क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा लाइमिला। जो कनेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ये एक दूसरे को जो कनेक्ट कर रहा है इसे स्ट्रोमा लाइमिला बोलेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। इसके अंदर में क्या था, क्रिस्टी था, इसके अंदर में ग्रेना है। ग्रेना की सिंगल यूनिट क्या है, थैलाकॉइड, ठीक है। चलो आगे रीड करो, यहां तक हो गया। तो द इनसाइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज क्लियरली मार्क्ड इनटू अ कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स। ये जो पूरा होगा क्या होगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके अंदर क्या होगा, हाँ, एंड जो मैट्रिक्स है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। हाँ, जो मैट्रिक्स है उसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा बोल रहे हैं। एंड द मेम्ब्रेनस सिस्टम कॉल्ड, ये जो छोटे छोटे सिक्के जैसे रखे हुए हैं इन्हें क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे, सिंगल इसे ग्रेनुलम ग्रेनम बोलेंगे। अगला क्या है, क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन डीएनए एंड हैव द कैपेसिटी टू रेप्लिकेट। ये इसके अंदर में डीएनए भी प्रेजेंट होता है। डीएनए हम ना मेनली डीएनए हम लोग कहाँ पढ़े थे, सेल के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट पढ़े थे ना, कि न्यूक्लियस में क्रोमैटिन फाइबर्स वगैरह यहाँ पे हम लोगों ने रीड किया था न्यूक्लियस पढ़ते हुए। बट ये जो है इसके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है, वो सर्कुलर डीएनए होता है। वो भी आगे चल करके इस डीएनए के पास भी कैपेसिटी होती है कि ये फर्दर अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, डिवाइड कर सके। डिवीजन, सेल डिवीजन में भी आप अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे। बट अभी के लिए याद रखो कि केवल डीएनए इसी में नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में ही नहीं प्रेजेंट है, और भी कहाँ प्रेजेंट है, प्लास्टिड में भी डीएनए प्रेजेंट है। गुड, चलो हाँ और एक बार देख लेते हैं। ये जो डिवीजन है वो डिवीजन किस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ presence of ribosomes on the surface of endoplasmic reticulum। हाँ, ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है उस पे दो तरीके का था। जो हम लोगों ने ऑर्गेनल्स डिवाइड किए थे किस आधार पर डिवाइड किए थे, नंबर ऑफ मेम्ब्रेन पे। जो यहाँ पे डिवीजन है तीनों, ये प्रेजेंस ऑफ कलर का, जो कलर होगा उसके प्रेजेंस पे है। ये क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर को छोड़ करके सारे कलर आएगा। जैसे आपका टमाटर रेड कलर, कैरेट अलग कलर का होता है, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होगा। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होगा, कलर, जैसे मूली, जैसे हम लोग रेडिश जो खाते हैं, रेडिश का कलर कलरलेस क्यों है, क्योंकि वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से है उसमें। और कोई कलरलेस कोई वेजिटेबल बताइए जो है प्लांट का कोई पार्ट जो जिसमें कोई कलर ना हो। जैसे अभी मैं अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करूं तो बैगन, क्रोमोप्लास्ट की बात करूं तो बैगन। और फिर क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें ये भी होता है कि क्लोरोप्लास्ट कभी कभी चेंज भी हो जाता है। जैसे मैंगो, ग्रीन मैंगो जो कच्चा आम रहता है, हरा रहता है, वहां पे क्लोरोप्लास्ट रहता है, लेकिन जब वो पकता है तो क्या हो जाता है, एलोइस हो जाता है। क्या हो जाता है, एलोइस हो जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के पास कैपेसिटी है कि वो अपने आप को क्या करे, कन्वर्ट कर ले, चेंज कर सकता है क्रोमोप्लास्ट में। तो एक बार देख लेते हैं, वही होगा। Chloroplasts. They contain yellow, orange, and red pigments and are mostly present in the petals of flowers and fruits. The pigments present in them are xanthophyll, yellow, and carotene, orange, red. इसमें दो एग्जांपल आपको बता दिए। जैसे एक पिगमेंट प्रेजेंट था क्लोरोप्लास्ट में, क्या प्रेजेंट था, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट था, उसकी वजह से ग्रीन कलर था। ऐसे ही क्रोमोप्लास्ट में दो पिगमेंट का नाम आपके बुक में दिया गया, xanthophyll और कैरोटीनॉइड, कैरोटीन। xanthophyll और कैरोटीन दो एग्जांपल दिए गए हैं। तो ये जो कलर है, इनका जो कलर आ रहा है, जो किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट्स में जो कलर्स आ रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से आ रहा है। बस ये बात थोड़ा सा ध्यान रखो। आगे ल्यूकोप्लास्ट। These are colorless plastids without any pigment. They store starch. Potato tubers, rice grains, and maize grains have abundant leucoplasts in their cells. तो ये तीन तरीके के प्लास्टिड हो गए, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये तीन तरीके के प्लास्टिड हो गए। फिर अब उनका जो इनका फंक्शन अलग अलग देख लो। अब इसमें एक फंक्शन जैसे पहला क्या लिखा है, फोटोसिंथेसिस। तो ये लोग बेचारे नहीं कर पाएंगे, ना ये कर पाएगा, यही कर पाएगा। ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट ही फोटोसिंथेसिस करा पाएगा। तो रीड करिए। फोटोसिंथेसिस, chloroplasts trap solar energy with the help of chlorophyll for manufacturing food from inorganic compounds, carbon dioxide and water during photosynthesis. Therefore, they are called the kitchen of the cell. हाँ, इन्हें क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड को ही रख देते हैं, अभी क्लोरोप्लास्ट को उतना स्पेसिफिक नहीं जाते हैं,
प्लास्टिड को ही हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट, बट हमें याद रहना चाहिए कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से ये सनलाइट को ट्रैप कर सकता है ना बच्चे। सनलाइट को ट्रैप करने के साथ साथ ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेगा, कौन कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से, और फिर क्या लगेगा, सनलाइट लगे। एच म्यू से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिएक्शंस आपने देखा होगा। तो उससे आपका ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। तो पहले का काम एक का हो गया, किचन ऑफ द सेल ये फॉर्म में। अब इसमें से कुछ लोग स्टोर भी कर रहे होंगे, एक बार देखते हैं। Color. Chromoplast give characteristic color to the flowers and plants. हाँ, जो ये अलग कलर आ रहे हैं वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही आ रहा है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही, क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही आपका क्या आ रहा है, कलर आ रहा है। जो अलग अलग कलर आपको मिल रहे हैं, फ्लावर का अलग कलर मिल गया, ब्रिंजल हमें किसका क्या बोलते हैं, ब्रिंजल का कलर कैसा है, पर्पल। वही कैसा क्यों है, किसकी वजह से है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। टमाटर रेड कलर का, हालांकि टमाटर ओरिजिनली कैसा था, ग्रीन कलर का था, बट वो चेंज हो जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के पास एक कैपेसिटी है, मतलब एक प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट के पास एक कैपेसिटी है कि वो अपने आप को इंटरचेंज कर ले रहा है, अपने आप को क्या कर ले रहा है, इंटरचेंज कर ले रहा है। चलो Storage. Leucoplast store food in the form of starch and समझो, वो अलग अलग एक एक फंक्शन सबका ही लिखे हैं। क्लोरोफिल का पहले लिख दिए फोटोसिंथेसिस वाला, दूसरा क्रोमोप्लास्ट का कलर वाला लिख दिए, तीसरा स्टोरेज का बता दिए ल्यूकोप्लास्ट, सबका एक एक अलग अलग करके लिख दें। generation of oxygen. हाँ, During photosynthesis, chloroplasts generate oxygen by the photolysis of water. हाँ, फोटोलिसिस ऑफ, फोटोलाइसिस या फोटोलिसिस, हाँ फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस क्या होता है, एक टर्म है, लिसिस मतलब क्या होता है बता सकते हो, लिसिस, लाइसिस या लिसिस, लाइसिस है ना बच्चे, लाइसिस। पहले हम लोग लाइसिस मतलब जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग फोटोलाइसिस जान लेंगे। Photo मतलब तो वही sunlight. सनलाइट, गुड, वेरी गुड। फोटो मतलब सनलाइट, फोटोलाइसिस। तो पहले लाइसिस बता दीजिए, फिर फोटोलाइसिस तो बता ही ले जाओगे आप। लाइसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन। अगर आपका ब्रेक डाउन कर रहा है किसको, वाटर को, जब हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो इससे हमारा ऑक्सीजन बन जा रहा है। किसके प्रेजेंस में हम ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लाइट के प्रेजेंस में हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, फोटोलिसिस। ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो, उसमें भी इलेक्ट्रो से टूट रहा है, लिसिस हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, किससे टूट रहा है, लाइट के प्रेजेंस से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये टर्म है लाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन, मतलब ब्रेकिंग डाउन, ठीक है बच्चे। तो लाइट के प्रेजेंस, सनलाइट के प्रेजेंस में हम जो ब्रेक कर रहे हैं, किसको ब्रेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन को, वाटर को ब्रेक कर रहे हैं, सॉरी वाटर को ब्रेक कर रहे हैं, तो हमारा क्या मिल जा रहा है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो जा रहा है। हालांकि आपने ये तो आपने रिएक्शन से आपने पढ़ भी रखा होगा, कौन सा, CO2 plus H2O in the presence of sunlight gives out oxygen and ग्लूकोज। अरे ये बच्चे ये फोटोसिंथेसिस का वो रिएक्शन लिख रहे हैं, बोलो ग्लूकोज का फार्मूला बोलो, C6H12O6, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किसकी वजह से आ रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, वाटर के फोटोलिसिस की वजह से आ रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखोगे, बस वर्ड पकड़ के समझ के रखेंगे, हो जाएगा। इसमें कोई डाउट, पीछे तक जो पीछे क्लास पीछे में जो एक्सप्लेन किया गया उसमें पक्का, चलिए ठीक है। तो आगे देखिए, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला जो पढ़े थे उसमें क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसका क्रोमोसोम पढ़े तो याद है, वो तो मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि आप ऑनियन याद रखोगे, ह्यूमन का याद रखोगे, लायन का याद रखोगे, डॉग का याद रखोगे, और मंकी का जरूरत नहीं, क्योंकि मंकी का उसमें है नहीं एनसीईआरटी। मैं वही सोच रहा हूँ कि आपको वही बोला जाए जो क्लास 11th की एनसीईआरटी ने दे रखा है जो नाम, तो मंकी का भी याद कर सकते हो, बट लायन का पैंथेरा लियो करके उसमें एक्सप्लेन कर रहा होता है, जब नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन किया जाता है, नाम दिया जाता है, तो उसकी वजह से वो लायन का याद रख लेना, डॉग का याद रख लेना, हाउस फ्लाई होता तो उसका याद रख लेना, बट ऑनियन का याद रखो, पोटैटो का याद रखो, व्हीट का याद रखो, बस, और कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपने कल उस दिन बोला था एटो आपने बोला था, तो मैं कल अपने पैथो पढ़ रहा था, पैथोलॉजी की बुक पढ़ रहा था, तो उसमें मेरे को दिखा,
तो मैं कह दिया कि क्योंकि ये मेरे को अभी तक नहीं यूज आया है, मैं पैथोलॉजी अपनी पढ़ रहा था तो उसमें मेरे को अभी तक नहीं समझ आया है कि मैं उसका क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, जबकि मैं डिग्री कॉलेज में पहुंच गया हूँ। सो इसलिए मैंने वो इररिलेवेंट चीज़ें नहीं बोली हैं। ये देखो ऑटो का मेरे को यहाँ लिख करके दिए हैं कि तुम भी इसे पढ़ करके रखो, बट इसका यूज तो नहीं है। तो जिन चीज़ों का यूज होगा उसको हम लोग केवल थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चे। तो इररिलेवेंट चीज़ें रखने का दिमाग में इतना छोटा सा तो दिमाग है हम लोगों का, ज़्यादा चीज़ें तो रख नहीं सकते। सो इररिलेवेंट चीज़ें नहीं रखेंगे, ठीक है। ये ट्राई कर लेंगे। अगर मैम ने कहा होगा कि ऑटो पढ़ करके रखो तो ऑटो पढ़ लेना 10-20। हाँ वो तो सभी बोलेंगे कि याद करो, इसीलिए टीचर से नहीं पढ़ना होता, जो भी पढ़ रहा है उसी से पढ़ो। आई एम जस्ट किडिंग। चलो, तो इसमें कोई डाउट और तो नहीं है, पक्का? तो हम लोग कितने ऑर्गेनल सभी पढ़ चुके हैं? हमें टोटल पढ़ने थे 3, 4, 7, 1, 8 ऑर्गेनल पढ़ने थे, है ना। हमने पढ़ कितना लिया? न्यूक्लियस पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, क्या कितने पढ़ लिए? 3। न्यूक्लियस पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा और प्लास्टिड पढ़ा, बस। हाँ ठीक है। चल माइटोकॉन्ड्रिया भी तो पढ़ा, वही तो बच्चे 4 ही हुआ है। हाँ 4 हुआ है, ठीक है। ये 1, 2, 3 और एक न्यूक्लियस 4। हाँ ठीक है। चलो अभी हम लोग वैक्यूल से शुरू करते हैं। वैक्यूल पढ़ लेंगे, लाइसोसोम पढ़ लेंगे, राइबोसोम पढ़ लेंगे, सेंट्रियोल पढ़ लेंगे, फिर आपका चैप्टर खत्म ही हो जाएगा आई थिंक। बस ठीक है। तो ये लेक्चर आज के ये चैप्टर खत्म कर देते हैं। अगर हमारे और स्टूडेंट नहीं आएंगे तो ये चैप्टर खत्म करके फिर आप निकल जाइएगा। चलो तो हम लोग वैक्यूल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो रीड करिए वैक्यूल थोड़ा सा। Vacuoles are fluid-filled membrane-bound air spaces in cell cytoplasm. They are filled with water and a variety of substances like minerals, sugars, carbohydrates, organic acids, and pigments in solution. Vacuoles are bound by a membrane called chloroplast, and the liquid they contain is cell sap. In mature plant cell, a large vacuole occupying most of the cell space is found. चलिए बस ठीक है, रुक जाइए। अभी हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं? वैक्यूल पढ़ने वाले हैं। VOCULE VACU। ओह कहाँ गलत हो जा रहा है स्पेलिंग, क्यों? CUO, ठीक है। सॉरी, ये मेरे से होता रहेगा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो वैक्यूल हम लोग रीड करने वाले हैं। जैसे हमने न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को क्या बोला? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और कहीं पे मेम्ब्रेन आपको नहीं बताई गई कि उसका नाम क्या है, ठीक है। अगर फिर आप बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को क्या बोला गया? क्रिस्टी बोला गया। गुड। क्रिस्टी पर क्या प्रेजेंट है? उसका क्या काम होता है, क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। उससे क्या होता है? एटीपी बनता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एटीपी फॉर्मेशन होता है। इसकी वजह से उसका नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ऐसे ही जिस तरह से हमने न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला, ऐसे अभी सेल नहीं बना रहा हूँ, केवल वैक्यूल बनाया जा रहा है। तो वैक्यूल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होगी, वैक्यूल के बाहर एक क्या होगी? मेम्ब्रेन। उसे हम टोनोप्लास्ट बोलेंगे। ये नाम याद होना चाहिए। टोनोप्लास्ट की जब जब बात आएगी तो आप क्या बोलोगे? मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल बोलोगे। जब भी टोनोप्लास्ट की बात आएगी तो आप क्या बोलोगे? मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल बोलोगे, ठीक है। तो वही के वैक्यूल में इसके अंदर क्या क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड, मेम्ब्रेन बाउंड, क्लियर स्पेस इन अ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का काफी हिस्सा वैक्यूल कलेक्ट करता है, काफी हिस्सा ऑक्यूपाई करता है। कौन? वैक्यूल इटसेल्फ। वैक्यूल के बाहर के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। उसके बाद ये रीड करते रहिए थोड़ा सा। हाँ, इन द सेल साइटोप्लाज्म दे आर फिल्ड विद द वैरायटी। इसके टोनोप्लास्ट, इसी वैक्यूल के अंदर में जो स्पेस है, इसमें कई सारी चीजें इटसेल्फ प्रेजेंट होती है। इसे सेल साइप के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? सेल साइप के नाम से हम इसे जानते हैं। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? हाँ, एक बार रीड करिए, क्या क्या प्रेजेंट होता है? हाँ, they are filled with water and a variety of substances like minerals, sugars, carbohydrates, organic acids and pigments in solution. इसी सॉल्यूशन को जो इसके अंदर इसके प्रेजेंस की वजह से मिनरल, वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट और कई सारे अदर तरीके के एंजाइम्स इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उस सॉल्यूशन को सेल साइप बोलते हैं।
हालांकि ये कभी कभी तो उसकी तरह का एक्सक्रीशन की तरह काम करता है, इसमें कई सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसके अंदर भरे पड़े रहते हैं, बस ये होता है। इसके बाहर का मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट। और दूसरी बात याद रखोगे कि ये प्लांट में बड़े बड़े होते हैं, प्लांट में लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, प्लांट में कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, और एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं, एनिमल सेल में छोटे। और कौन है जो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट है? अरे और अभी जो पढ़े हैं ऑर्गेनल जो पढ़े हैं, हाँ प्लास्टिड, बच्चे प्लास्टिड अभी पढ़े, प्लास्टिड केवल कहाँ प्रेजेंट है? एनिमल प्लांट सेल में प्रेजेंट है। प्लास्टिड केवल कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट सेल में। तो ये डिफरेंस याद रखना है। वैक्यूल कैसा है? लार्ज है प्लांट सेल में, स्मॉल है एनिमल सेल में। और प्लास्टिड केवल कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट सेल में प्रेजेंट है। सेल वॉल केवल कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट सेल में प्रेजेंट है। अगर ये सारी चीजें कलेक्ट यहाँ कर लोगे तो पीछे जब आप डिफ्रेंसिएशन पढ़ोगे, डिफरेंशिएट तो इजी रहेगा, तब आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, इजी याद करके आप बोल पाओगे, जल्दी जल्दी बोल पाओगे, हाँ जल्दी जल्दी बोल पाओगे। चलो, वैक्यूल आर अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड टोनोप्लास्ट। हाँ, इसके अंदर जो भी लिक्विड था, क्या क्या लिक्विड, अब हालांकि वैसा सवाल आएगा नहीं, बट पूछा जा सकता है कि लिक्विड कंपोजिशन बता दीजिए, सेल शेप का कंपोजिशन बता दीजिए, क्या क्या प्रेजेंट था। तो आपने पहला क्या पढ़ा था? वाटर पढ़ा, फिर मिनरल पढ़ा, चलो शुगर, हाँ शुगर, ठीक है। वही कई सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होंगी, उन्हें हम क्या बोल दोगे? सेल शेप बोल दोगे। सेल शेप की बात करेंगे तो हम टोनोप्लास्ट वाले वैक्यूल की बात कर रहे होंगे, अदर ऑर्गेनल्स में सेल शेप वगैरह नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। In animal cells, vacuoles are generally absent, but if they are present, they are much smaller and fewer in number. ये absent वैक्यूल absent कभी कभी बोल भी दिया जाता है, कुछ बुक में बोल दिया जाता है, कुछ बुक में नहीं बोला जाता, बट जब आप कोई वैसे क्वेश्चंस कर रहे होगे तब उसमें आइडिया हो जाएगा कि इसमें मुझे एब्सेंट वाला टिक करना है या स्मॉलर वाला टिक करना है। बट इन जनरल ध्यान रखो कि जो वैक्यूल है वो आपका क्या होता है? Smaller in animal cell and larger in plant cell. लार्जर इन प्लांट सेल एंड स्मॉलर इन एनिमल सेल, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। बस, और तो इसमें कुछ वैसा खास है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक ऑर्गेनल फिर हमारा वैक्यूल, अगला ऑर्गेनल क्या है? गोल्गी बॉडी। Function? हाँ वो फंक्शन देखना पड़ेगा, हाँ पढ़िए। Function of vacuoles. They keep the cells turgid and provide them rigidity. हाँ, टर्जिड मतलब फुला के रखेगा, ये सेल को कैसा करके रखेगा? फुला करके, टर्जिड करके रखेगा। एंड अनदर वन इज they store food, material and waste products. हाँ, वही जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि ये सारे जो मिनरल्स हैं इसी सेल शेप के अंदर भरे आपके पड़े रहते हैं। ये इसको ये भी बोल सकते हो कि वेस्टेज स्टोर कर रहा है या स्टोरेज का काम कर रहा है। कौन स्टोरेज का काम कर रहा है? वैक्यूल भी स्टोरेज का काम कर रहा है। और कौन स्टोरेज का काम कर रहा था इन द प्लास्टिड? चलो मैं और ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहा था? स्टोरेज का काम कर रहा था। गुड, वेल, चलिए। In protozoans like amoeba and paramecium, contractile vacuoles help in maintaining the वाटर। इसमें मतलब एक दो वैक्यूल होते हैं, फूड वैक्यूल होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। तो अगर मैं यूनिसेलुलर जो इसमें प्रोटोजोन्स की बात करी गई है, कौन कौन से? अमीबा एंड पैरामीशियम की बात करी गई, तो उसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। तो ये लोग पानी में पाए जाते हैं, तो पानी का जो क्या बैलेंस करके रखते हैं, पानी को जो क्या करके मेंटेन करके रखते हैं, बैलेंस, वाटर बैलेंस जो बॉडी में कैसा होना चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इन्हीं में एक फूड वैक्यूल, दो वैक्यूल प्रेजेंट होंगे, एक एनिमल वैक्यूल, फूड वैक्यूल होगा और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपका क्या करेगा? वाटर को बैलेंस करेगा। और फूड वैक्यूल आपका क्या कर रहा होगा? फूड लेगा, फूड कैप्चर करेगा, सूडोपोडिया करते हैं हम लोगों। कल कौन सा कितना हो गया था? वैक्यूल तक हो गया था, गोल्गी बॉडी से पहले हो गया था, नहीं वैक्यूल तक हो गया था। फिर वही मेम्ब्रेन, नेम द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल? टोनोप्लास्ट। प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्मिक के पार्ट्स बताओ कौन कौन से होते हैं? मतलब सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, तीन डिवाइड करें, कौन कौन से? हाँ, डबल मेम्ब्रेन बाउंड में कौन कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में कौन कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसके बाद गोल्गी बॉडीज,
vacuoles, और क्या था, lysosomes, नहीं देना, हाँ हाँ यही तो और लास्ट में वही राइबोसोम और सेंट्रियोल। ठीक है चलो। फोल्डिंग के नाम को क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा नाम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल साइप कहाँ पे पाया जाता है? सेल साइप का कंपोजिशन क्या क्या है? मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं? किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड। और जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड में जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। उसमें जो स्टैकिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? और सिंगल स्टैकिंग, सिंगल सेल को सिंगल जो स्टैकिंग थैलाकॉइड। ठीक है, वेरी गुड। उसको जो इंटरकनेक्ट कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? जो दो ग्रेना को कनेक्ट कर रहा होता है, हाँ, स्ट्रोमा लैमेला। वेरी गुड, आपने पढ़ के आया, थोड़ा सा और पढ़ाई करके रखोगे तो आई थिंक क्लियर रहेगा। अगर ये बातें रिवाइज, मतलब जितना पढ़ना जितना ज़्यादा नहीं जरूरी है, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है रिवाइज करना। ठीक है, अगर पढ़ना थोड़ा सा जरूरी समझ रहे हो तो रिवाइज करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसा करके रखोगे, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा समय रिवाइज में जाना चाहिए, तभी ज़्यादा बेहतर तरीके से आउटपुट निकल के आएगा, नहीं तो आउटपुट नहीं निकल के आएगा। ठीक है बच्चे, सो आज हम 5th नंबर का शुरू कर लेते हैं। गोल्जी बॉडी 5th नंबर वैक्यूल है जो सृजन बुक का, वहीं से शुरू करते हैं, पेज नंबर 14 से। ठीक है बच्चे, शुरू कर लेते हैं। चलो, गोल्जी बॉडी थोड़ा सा रीड करो। हम लोगों ने एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पढ़े। कितने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पढ़े? 3 तरीके। कौन? डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेनस। उसके बाद फर्दर डिवीजन, पहले एंडोप्लाज्मिक में कितने डिवीजन पढ़ा हम लोगों ने? कौन कौन से? रफ। इन दोनों में मतलब ये किस बेसिस पे डिवीजन है? Presence of ribosomes on the surface of एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे कौन राइबोसोम मतलब राइबोसोम प्रेजेंट है, उसके आधार पर डिवीजन है। आरईआर का काम क्या है, फंक्शन क्या है? आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बोलोगे? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो आपने रिवाइज करके आया। ठीक है, उसी के बाद में हम लोग शुरू कर लेते हैं। क्या शुरू कर लेते हैं? गोल्जी बॉडी से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, रीडिंग करिए, शुरू करिए गोल्जी बॉडी को। Golgi apparatus. Golgi apparatus is also known as Golgi complex or Golgi zone. 4 नाम इसका दिया गया। एक नाम क्या दिया गया? गोल्जी बॉडी, Golgi apparatus, फिर इसी को apparatus बोल सकते हैं, इसी को हमने क्या बोल दिया? गोल्जी जोन्स बोल दिए है ना। और क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। गोल्जी बॉडी, गोल्जी apparatus, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी सोम्स। ठीक है, ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए। एक कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे गोल्जी बॉडी डिस्कवर किया गया। एक बार और रीड करिए। It is a special portion of endoplasmic reticulum meant for cell secretion. It was first observed by Camillo गोल्जी। इस जो apparatus, ये जो आपका ऑर्गेनल्स है, ये किस लिए काम आता है? सिक्रीशन के लिए काम आता है। सेल सिक्रीशन, जो भी सिक्रीट करेगा सेल, कहाँ से सिक्रीट कर रहा होगा? गोल्जी बॉडी से सिक्रीट कर रहा होगा। तो और उसका फंक्शन क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या था? एनर्जी फॉर्म करता है, एटीपी बनाता है कि। ठीक है, चलो, एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। It consists of number 1 flattened sacs or cristae, सिस्टरनी, हाँ, सिस्टरनी, secretory वेसिकल्स, and large vesicle or वैक्यूल। ठीक है, इसमें 3 पार्ट है। इसमें क्या है? 3 पार्ट है गोल्जी बॉडी में। फर्दर गोल्जी बॉडी को अगर मैं बात करूं तो गोल्जी बॉडी को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला फ्लैटेंड पार्ट को हम फ्लैटेंड सैक बोले हैं ना, या सिस्टरनी। फ्लैटेंड सैक या सिस्टरनी, फ्लैटेंड सैक या सिस्टरनी बोल रहे हैं। किसका? इसका एक पार्ट में फ्लैटेंड सैक है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? सिस्टरनी बोल रहे हैं। दूसरे को वेसिकल्स, सिक्रीटरी वेसिकल्स बोला गया है। वेसिकल्स। और तीसरा क्या है? लार्ज वेसिकल्स या वैक्यूल, लार्ज वेसिकल। तो ये 3 पार्ट है। इसमें बस के लिए ध्यान रखना है कि गोल्जी बॉडी को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, बस। और ज्यादा इसमें कुछ फंक्शन कुछ ज्यादा होगा नहीं। एक बार आगे रीड करें। इट हेल्प इन द सेल, in
plant cell, the Golgi apparatus consists of several interconnected subunits called डिक्टियोसोम्स। जो डिक्टियोसोम्स, इसमें क्या कहते हैं कि जो गोल्जी अपरेटस है वो अलग अलग इंटरकनेक्टेड सब यूनिट्स रखते हैं, जो दो सब यूनिट्स अलग अलग कनेक्टेड रखते हैं, उन यूनिट्स को डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। बस एक ऐसा नाम याद होना चाहिए कि डिक्टियोसोम्स एक अलग तरीके की यूनिट्स हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, बस फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। function of Golgi apparatus. हाँ, It produces and stores cell secretions such as mucus, enzymes, and hormones. For number 2, formation of lysosomes, and number 3, formation of cell plate during cell division in plant cell. प्लांट सेल। गोल्जी बॉडी, हाँ यहाँ पे दो बातें लिखी हुई। गोल्जी बॉडी का फंक्शन देख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है और स्टोर कर रहा है, बनाएगा भी और खुद में स्टोर करके रखेगा। ऐसी बॉडी में एक ऑर्गन है, मतलब जो आपका गॉल ब्लैडर होता है वो स्टोर करके रखता है, बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, वो एक अलग। तो ऐसे ही जो आपका सेल का बात किया जाएगा तो जो गोल्जी बॉडी है या गोल्जी अपरेटस है वो हार्मोन्स को सिक्रीट भी करेगा, म्यूकस एंजाइम या हार्मोन्स को स्टोर करेगा, सेल सिक्रीशन, सेल सिक्रीशन, हाँ जो भी सेल सिक्रीट कर रहा होगा उसे खुद एक प्रोड्यूस भी कर रहा होगा और उसको क्या करके रखता है, स्टोर भी करके रखता है। और फिर दूसरा फंक्शन क्या, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, जो एक वैक्यूल बन रहा है, जो दूसरा ऑर्गेनल है भी, इसके बाद एक दूसरा ऑर्गेनल लाइसोसोम है, या लाइसोसोम्स। ये जो ऑर्गेनल है ये कहाँ से बन करके आया है, गोल्जी बॉडी से। इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है तो याद करके रखना कि ये जो गोल्जी बॉडी हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स। एक नया ऑर्गेनल जो लाइसोसोम्स बन रहा है वो किसके बनने, गोल्जी बॉडी से ही बन रहा है। और फिर क्या कर रहा है, गोल्जी बॉडी का काम है कि स्टोर भी कर रहा है। क्या स्टोर कर रहा है, सेल सिक्रीशन में एंजाइम, हार्मोन, म्यूकस, सारी चीजें स्टोर कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है। और दूसरा काम क्या है, लाइसोसोम्स को बना रहा है। तीसरा काम आपके बुक में लिखा गया है कि हेल्प इन सेल डिवीजन। एक्चुअल में जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है बच्चे, एक्चुअल में सेल हेल्प करता है सेंट्रियोल। क्या करता है, सेंट्रियोल हेल्प करता है। लेकिन ये सेंट्रियोल की अगर हम बात करें तो ये केवल और केवल किस में बात करेंगे, ये एनिमल सेल में बात करेंगे। किस में बात करेंगे, एनिमल सेल में बात करेंगे। सेंट्रियोल किस में बात करेंगे, एनिमल सेल। एनिमल सेल में जिस सेल डिवीजन कौन करवा रहा है, सेंट्रियोल करवा रहा है। लेकिन प्लांट सेल की जब बात कर लेते हैं तो प्लांट सेल में सेल डिवीजन कौन करवा रहा है, गोल्जी बॉडी। प्लांट सेल में सेल डिवीजन के लिए हेल्प कर रहा है कौन, गोल्जी। क्यों, क्योंकि सेंट्रियोल नामक ऑर्गेनल्स प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल नामक ऑर्गेनल कोई प्लांट सेल में नहीं होता है, तो इसके लिए जो सेंट्रियोल का जो काम होगा कौन कर रहा है, गोल्जी। गोल्जी बॉडी एक नया ऑर्गेनल्स भी बना रहा है, लाइसोसोम्स बना रहा है। वही अब अगला हमारा ऑर्गेनल्स हो जाएगा, लाइसोसोम्स को हम थोड़ा सा रीड कर लेंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। पढ़िए, रीड करिए। Number 6, lysosomes. Lysosomes are found only in animal cells. These are spherical sacs bounded by a single membrane. These contain several digestive enzymes. When released inside the cells, they break down various cytoplasmic structures and may result in the digestion of complete cell autodigestion. Therefore, they are called suicide bags of the cell. ये जो है इसमें, ये जो किससे बन करके आया है, गोल्जी बॉडी से बन करके आया है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, बेसिकल्स टाइप में प्रेजेंट होता है और इस बेसिकल्स के अंदर स्टोर्स होंगे। क्या स्टोर्स होगा, एंजाइम्स स्टोर होंगे। क्या होगा, एंजाइम। और ये एंजाइम इतने खतरनाक है बच्चे कि ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन, मतलब डाइजेस्ट ही कर देंगे, खत्म कर देंगे किसी को भी। तो अगर ये जो एंजाइम्स लाइसोसोम्स में प्रेजेंट है, अगर, और ये लाइसोसोम्स कहाँ प्रेजेंट हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अगर ये बाहर निकल के आता है, ये एंजाइम अगर ब्रस्ट कर जाए, ये अगर क्या हो जाए, ब्रस्ट कर जाए और ये एंजाइम्स बाहर निकल के आए तो ये डाइजेस्ट कर जाएगा, अपने सेल को ही खा के खत्म कर देगा। सेल को ही खा करके डाइजेस्ट करके खत्म कर देगा। सो वही कह रहे हैं कि लाइसोसोम्स है स्फेरिकल है, बॉडी मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। दीज कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम व्हेन रिलीज्ड इनसाइड द सेल द ब्रेक डाउन ऑफ द वेरियस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। या तो पूरे सेल को खत्म कर सकता है, नहीं तो हमने जितने भी ऑर्गेनल्स पढ़े, चाहे डबल मेम्ब्रेन बाउंड वाला पढ़ा हो, चाहे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वाला पढ़ा हो, ये सारे उन सबको भी खा के खत्म कर देगा। ये उन सबको भी डाइजेस्ट कर सकता है। सो उनको डाइजेस्ट कर देने की वजह से बच्चे ये जो कहला रहा है, ये सुसाइड हुआ ना, कोई खुद को ही खा जा रहा है, कोई खुद को ही मार दे रहा है ना, तो उसकी वजह से ये क्या है, लाइसोसोम्स आल्सो नोन एज है ना सुसाइड बैग ऑफ द सेल।
तो सुसाइड बैग, चलो एक बार और नाम देख लेते हैं सबके। सुसाइड बैग हो गया। किचन वाला कौन है? क्लोरोप्लास्ट है। पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 4 नाम पढ़े थे, और कुछ पढ़े थे नहीं? ठीक है, तो ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। सुसाइड बैग इज लाइसोसोम्स, किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, और फिर पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, कंट्रोल सेंटर या ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल अगर बात करें तो किसकी बोल देंगे? न्यूक्लियस की बात करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, सारी बात आपको इधर क्लियर ही है। इसे डाइजेस्ट, इसे सुसाइडल बैग, सुसाइड बैग ऑफ द सेल है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि खुद को ही डाइजेस्ट करके मार के खत्म, पूरे सेल को, सारे ऑर्गेनल्स को भी कर देगा खुद ही। तो ऑर्गेनल्स है, बट जब ये ब्रस्ट कर जाएगा, जब ये फट करके एंजाइम बाहर आएगा, तो ये किससे इंटरेक्शन में आएगा? इसके सराउंडिंग में कौन है? साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनल्स हैं अलग अलग तरीके से। साइटोप्लाज्म को खाएगा, ऑर्गेनल्स को खाएगा, सेल मेम्ब्रेन को खा देगा, फिर तो सेल ही खत्म हो गई ना। ऑटोलाइसिस हार्म है। अगर ये ज्यादा हो गया तो ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगा, जो कि खुद के ही सेल को कोई बीमार कर रहा है, मार दे रहा है, खुद के बॉडी को नुकसान कर रहा है, तो अलग दिक्कत आ जाएगी। हालांकि ऑटो इम्यून का अलग भी कॉन्सेप्ट है, अलग चीजें हैं, बट लाइसोसोम्स भी उसमें रोल प्ले करता है, वो किल करने में। नुकसान है, इसका भी नुकसान। अब कोई मर ही जा रहा है ना, सुसाइड कर लिया तो नुकसान ही है। तो भाई ये तो सेल का सुसाइडल है बस। 7th नंबर देख लेते हैं। 7th नंबर क्या है? हाँ सॉरी, फंक्शन पढ़ी। चलिए ठीक है, फंक्शन पढ़ी। Function of lysosomes. Lysosomes destroy bacteria and viruses entering the cell by digesting them and protect the body. Number 2, they remove and destroy the old worn out cell organelles. Number 3, during starvation, they digest the stored food. Intracellular digestion. इंट्रासेलुलर, इसमें 3 बातें बताई गई। पहला तो ये क्या काम कर रहा होगा? सुसाइडल बैग है, वो तो है ही है, लेकिन जब अपने आप को मार पा रहा है तो दूसरों को भी मार देगा। तो इसके अंदर कोई सेल के अंदर कोई चीज, जैसे सेल मेम्ब्रेन था, अभी कुछ बैक्टीरिया वगैरह, सेल मेम्ब्रेन तो क्या था? सेलेक्टिवली परमिएबल था, बैक्टीरिया को नहीं जाने देगा। बट बैक्टीरिया लोग, कुछ लोग चालाक होते हैं, तो अपने आप को ऐसा मिमिक करते हैं कि सेल को लगे कि ये हमारे ही तरीके के लोग हैं, जो कि हमारे अंदर जाना चाहिए, हमें इसकी जरूरत है, वैसा मिमिक करता है। तो उसके बावजूद भी फिर सेल ने अपने अंदर न्यूक्लियस वगैरह बना ही रखा है, तो उसके बाद में वेसिकल्स वगैरह भी प्रेजेंट है, वैक्यूल वगैरह भी प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका और क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह भी प्रेजेंट है, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी प्रेजेंट है। तो ये जो वेसिकल्स है, वेसिकल्स के होने की वजह से बच्चे, जब कोई भी बैक्टीरिया या अदर फॉरेन बॉडी जो कि सेल को नुकसान कर सकता है, वो पहुंच जाएगा, तो वो उसे निकल करके क्या कर देगा? डाइजेस्ट करके उसे किल कर देगा, जो भी बैक्टीरिया। और फिर दूसरा क्या कर सकता है? अब मान लो ये सेल फंक्शन नहीं कर पा रहा, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, इस सेल में सेल डिवीजन ही ज्यादा होने लग गया, इस सेल में क्या हो गया? सेल डिवीजन। तो भी वो क्या करेगा? या ये सेल डैमेज हो गया, वार्न आउट हो गया, कोई मेडिसिन से, या आपने कुछ बेकार सेल पड़ा है जिसका कोई काम नहीं है, तो भी उसका काम फिर आ जाएगा। लाइसोसोम ऑटोलिसिस कर देगा। क्या कर देगा? ऑटोलिसिस। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन कर देगा, ऑटोलिसिस कर देगा, खुद को ही तोड़ देगा, खुद को ही खत्म कर देगा। कौन खत्म कर देगा? लाइसोसोम्स खत्म कर दे रहा है। लास्ट वन क्या है? इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जब स्टारवेशन, जब कोई बहुत दिनों तक खाना नहीं खाता है, जब कोई लंबे समय तक स्टारवेशन में रहता है बच्चे, तो उस टाइम पे सेल, इसके अंदर भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ही हैं, वो भी डाइजेस्ट कर सकती हैं। तो वो जो इसके अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे इस सेल के अंदर, विद इन सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लूकोज को, उनको फिर वो खाना शुरू करके डाइजेशन करेगा, उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी देने का प्रयास करेगा। इंट्रासेलुलर डाइजेशन वहां पर होगा। ठीक है, अगर कोई लंबे समय तक फूड इनटेक बॉडी में नहीं होता है। तो 3 फंक्शन हो गए, ऑटोलिसिस, और फिर वार्न आउट सेल, और फिर डिफेंस मैकेनिज्म, और आपका ये जो है क्या हो गया? ये का हाँ, सेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये बात देख लोगे। उसके बाद Number 7, ribosomes. हाँ, राइबोसोम्स एक बार देख लेते हैं। Ribosomes are granular particles
scattered freely in the cytoplasm or attached to the surface of हाँ, endoplasmic reticulum. रेटिकुलम दो जगह पाए जा सकते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दानेदार होते हैं, ग्रैनुलर्स होते हैं, छोटे छोटे दानेदार होते हैं। ये दो जगह पाए जा सकते हैं। कहाँ कहाँ पाया जा सकता है बच्चे? एक आपका ये सेल था, बड़ा सा सेल था, इसमें क्या था? न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस में मैंने फ्यूज वगैरह करा करके आपका इसमें इमेजिन कर लेते हैं कैसा होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और भी ऑर्गेनल्स थे। उसके साथ साथ मैं आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाऊं बच्चे, तो ये एक, या तो फिर ये राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? साइटोप्लाज्म में। या तो प्रेजेंट होगा कहाँ पे? ऑन द सरफेस पे। जब सरफेस पे प्रेजेंट हो जा रहा है तो क्या कह दे रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दे रहे हैं। और इसके अंदर जो प्रेजेंट है तो उसे राइबोसोम्स ही बोल रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसका काम क्या होगा? अभी जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER का काम क्या था बच्चे? प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स नहीं है। राइबोसोम्स मेन फंक्शन किसमें कर रहा है? सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। किसमें कर रहा है? सिंथेसिस। ये आप लिंक करके पीछे लेक्चर में लिंक करके आप बता सकते हो, है ना? चलिए आगे देखिए। Function of ribosomes. These are the site of protein synthesis. Hence, they are called protein factories of the cell. हाँ, एक नाम और देख लेते हैं यहाँ पे, क्या कहलाएगा? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री सेल का कौन है? राइबोसोम। सो साइड बैग कौन है? Societal back lysosomes. लाइसोसोम्स। वेरी गुड। किचन हाउस ऑफ द सेल कौन है? Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट। पावर हाउस कौन है? Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल कौन? Endoplasmic reticulum. ब्रेन ऑफ द सेल Nucleus. न्यूक्लियस। और ये प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम्स। Ribosomes. प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल राइबोसोम से आप कर लोगे, बस आपका सारा चैप्टर मोटा मोटी खत्म होने को ही। अब हम लास्ट एक पढ़ेंगे, जो कि क्या पढ़ेंगे? लास्ट ही है ना? हाँ, लास्ट ही है। हाँ, लास्ट 8 नंबर पॉइंट। हम 8 नंबर का पढ़ लेते हैं। सेंट्रियोल पढ़ लेते हैं। रीड करिए। Centrosome is found only in animal cell. It lies near the nucleus. हाँ, ये केवल कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में और कौन केवल एनिमल सेल में पाया जाता है? Animal cell में ये प्लांट नहीं आता। मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। प्लांट सेल में कौन केवल प्लांट सेल में पाया जाता है? सेल वाल और प्लास्टिड। और सेंट्रियोल का जो काम है, सेंट्रियोल तो एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा। सेंट्रियोल का काम कौन करेगा प्लांट सेल में? गोल्जी बॉडी कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी का और क्या काम था? लाइसोसोम्स बनाना। ठीक है, चलिए। It appears as a clear area in the cytoplasm containing two small bodies called centrioles. हाँ, इसमें देख लेते। सेंट्रियोल क्लियर इस एरिया होता है, ऐसा करके ऐसा, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे पाए जाते हैं। दो पाए जाते एक साथ में पेयर में रहेंगे और ये दोनों आपस में ऐसे ही 90 डिग्री पे ऐसे ही एग्जिस्ट करेंगे। इस तरह में ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इन दोनों के बीच का अगर मैं स्ट्रक्चर पे ये एंगल बताऊं तो ये परपेंडिकुलर होता है। कितना होता है? 90 डिग्री पे ये दोनों पाए जाते हैं। सेंट्रियोल पाया जाता है, ये अपना काम करता है, सेल डिवीजन में काम करता है। तो ये कहाँ पे पाया जा रहा है? क्लियर एनिमल सेल में पाया जाता है। क्लियर स्ट्रक्चर है, एरिया है। साइटोप्लाज्म कंटेनिंग टू स्मॉल बॉडीज, जिसे क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन centriole migrate to opposite poles of the cell forming ester of a spindle. अब ये कहाँ प्रेजेंट है? ये एनिमल सेल में प्रेजेंट है। तो एनिमल सेल में अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा सा एनिमल सेल बनाऊं बच्चे, एनिमल सेल में ये अगर जब प्रेजेंट था तो ये ऐसा कुछ प्रेजेंट रहा होगा, ठीक है। फिर जब सेल डिवीजन का टाइम आता है बच्चे, तो ये दोनों माइग्रेट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। ये एक माइग्रेट कर जाएगा इधर की तरफ और एक माइग्रेट कर जाएगा इधर की तरफ। दो पार्ट्स है, एक उधर और एक माइग्रेट कर जा रहा है। ये क्या कर जा रहा है? माइग्रेट कर जा रहा है। माइग्रेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है? पोल ऑफ द सेल हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? पोल्स ऑफ द सेल पे हो रहा है। एक इस साइड पे चल जाएगा और इस साइड पे चल जाएगा। इधर जाने के बाद क्या बनेगा? इसमें एस्टर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? एस्टर्स। एस्टर्स इज नथिंग, इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि इससे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। कुछ एस्टर्स निकल रहे होंगे, यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा होगा, इसमें अटैच हो रहा होगा। कुछ एस्टर्स बीच में, जो आपने न्यूक्लियस पढ़ रखा है, न्यूक्लियस में क्या पढ़ रखा है? डीएनए, क्रोमैटिन फाइबर्स पढ़ रखा है। क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर के डीएनए बनाएगा। तो जब सेल डिवीजन हो रहा होगा, सेल डिवीजन का मेटाफेज में बच्चे, ये जो एस्टर्स बने थे,
ये एस्टर्स आपके कनेक्ट हो जाएंगे किससे? क्रोमोजोम्स के साथ अटैच हो जाएंगे। किससे अटैच हो जाएंगे? क्रोमोजोम्स के साथ अटैच हो जाएंगे। क्रोमोजोम्स के साथ अटैच होंगे तो यही क्रोमोजोम्स फिर जब सेल डिवीजन कंप्लीट होगा तो थोड़ा क्रोमोजोम्स ये वाला लेकर के अपने तरफ चला आएगा, थोड़ा क्रोमोजोम्स ये वाला अपने तरफ लेकर के चला आएगा। ये सेल डिवीजन के आ जाएगा सेल डिवीजन के बाद फिर से वो लोग वहीं पे पहुंच जाएगा। ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन की बात है। ये कब की बात है? ड्यूरिंग सेल। आफ्टर सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन हो जाएगा तो सेल आपका नॉर्मल अपीयर करेगा, सेल में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखिए क्या सेल इंक्लूजन। नहीं, ये भी फंक्शन तो नहीं हुआ इसमें। ड्यूरिंग द सेल एस्टर फॉर्मेशन हो गया। फंक्शन देखिए, फंक्शन ऑफ सेंट्रोजोम, इट फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, वेसल बॉडीज ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला डेवलप्स फ्रॉम सेंट्रियोल। ये क्या है मतलब, इसका क्या मतलब कह रहा है कि बेसल बॉडी एक स्ट्रक्चर होता है। आप सीलिया और फ्लैजेला, इसमें दो स्ट्रक्चर लिखे गए, CILLL, क्या है स्पेलिंग बोले? LI, सीलिया और एक क्या? फ्लैजेला। एक क्या है? सीलिया और एक क्या है? फ्लैजेला। तो सीलिया और फ्लैजेला बच्चे हेल्प करते हैं, मूविंग में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? मूव कराने में, ऑर्गन। हाँ, नहीं, इसको पोल्स पे नहीं, ये एक अलग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए। पैरामीशियम आपने पढ़ा था, पैरामीशियम के बाहर सीलिया होता है, छोटे छोटे सीलिया होंगे। ये स्ट्रक्चर है जो कि यूनिसेलुलर बैक्टीरिया वगैरह में भी ये पाया जाता है। ये फ्लैजेला, ये दो लंबे तार जैसे होते हैं जो कि मूवमेंट में काम करता है। ये जो है ये फ्लैजेला जैसा है। पैरामीशियम में तो ये फ्लैजेला में इसको दो डंडे बता रहा हूँ। पैरामीशियम में ये जो किनारे, इसमें देखो छोटे छोटे वो लाइनिंग बनी हुई है, ध्यान से देखो। उस लाइनिंग को हम लोग सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया। और ये लाइनिंग जो है ये हेयर से भी पतले होते हैं, मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। किसमें हेल्प कराते हैं? मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। तो इस सीलिया का जो बेसल बॉडी है उसमें पूरा स्ट्रक्चर है सीलिया अगर एक लंबा स्ट्रक्चर है तो इसके कुछ पार्ट्स को बेसल बॉडी बोलते हैं, कुछ पार्ट को बॉडी बोलते हैं, कुछ को हुक बोलते हैं। डिफरेंट पार्ट्स हैं सीलिया के, डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो उसका जो बेसल बॉडी वाला पार्ट है वो किससे बनेगा? सेंट्रियोल से बनेगा। ये मेनली किसमें हेल्प करता है? मूवमेंट में। किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये मूवमेंट कराएगा। जैसे आपने नाक पे देखा होगा हेयर ग्रोथ है, सीलिया लाइक हेयर ग्रोथ है। या फिर अगर आप पढ़े होगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फैलोपियन ट्यूब पढ़े होगे तो वहां पे सीलिया स्ट्रक्चर आपको हो सकता है बताया गया, नहीं बताया गया होगा तो अभी आगे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तो वो आपका कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। खुलाइए बच्चे, पीछे बैठिए, खुलाइए। सो वो सीलिया और फ्लैजेला वो हो जाएगा। जाइए अंदर बैठिए, जल्दी बैठिए, पीछे बैठिए। तो ये सीलिया और फ्लैजेला जो है आपका उसमें हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करता है। हाँ, दोनों ही मूवमेंट में हेल्प करता है। ये अलग ऑर्गन है, अलग बॉडी में हेल्प करता है। इसे ये रहेगा तो किसी ऑर्गन में, किसी बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म में ये रहेगा तो मल्टीपल्स रहेंगे, कई सारे रहेंगे। और ये मिनिमम नंबर में 1 2 2 4 2 4 ऐसे करके रहेगा। यूग्लिना वगैरह में, अभी आपने क्लेमाइडोमोनास में देखा तो आपने 2 फ्लैजेला देखा, तो ऐसे इसे क्या बोलते हैं? फ्लैजेला बोलते हैं। तो उसका जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी कौन बनाएगा? बेसल बॉडी आपका सेंट्रियोल बनाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। सेल इंक्लूजन्स, लिविंग सब्सटेंसेस। हाँ, ये अभी ये सारे हम कितना पढ़ रहे थे? लिविंग सब्सटेंस से। लिविंग सब्सटेंस कहाँ था? लिविंग कंटेंट में था, प्रोटोप्लास्ट में ही इंक्लूजन बॉडी भी होता है। एक बार देख लेंगे। These are non-living substances present in the cytoplasm of plant cells. These include, बुक निकालिए, फिजिक्स की बुक निकालिए आप लोग। Number 1, reserved food materials. Reserve of food materials such as starch, grains, glycogen, proteins and fats. Secretory products such as enzymes, nectar, coloring materials. Excretory products such as raisins. हाँ, ये सारी चीजें भी बात कर लेते हैं कि ये जो चीजें हैं ये इंक्लूजन बॉडी भी कहाँ पे प्रेजेंट है? आपका सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में आपका डिपॉजिट है, आपका उसमें प्रेजेंट है। उसमें पहला क्या क्या है? ये रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम कर सकता है जो कि स्टार्च वगैरह को स्टोर करेगा।
सिक्रीट करेगा, कुछ चीजें रिलीज करेगा जो कि हेल्प होगा प्लांट को या एनिमल को, जिसमें हेल्प होगा, उसमें इसका रोल हो सकता है इंक्लूजन बॉडी का। और ये भी एक ऑर्गेनल तो ये नहीं है, ये ऑर्गेनल नहीं है, बट एक स्ट्रक्चर है जो कि आपके कहाँ पे पाया जाता है, सेल साइटोप्लाज्म में ये आपका प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हार्मफुल सब्सटेंस है जो बॉडी से बाहर निकलेगा, वो भी इंक्लूजन बॉडी ही हेल्प कर देता है, निकाल देता है, ठीक है। तो आपका ये इंक्लूजन वाला ये खत्म हुआ। एक बार अभी आप माइंड थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लोगे, किसमें, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस देखोगे। उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हमने कल परसों वाले लेक्चर में थोड़ा सा हिंट दिया था, आज अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इससे निकालिए के दिखाया जाए तो सेल अगर मैं आपको यहाँ पे अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो सेल के बाहर की तरफ ये सेल का सेंटर हुआ, तो और सेल का जो बाहर होगा उसे पेरीफेरी होगा। तो न्यूक्लियस एनिमल सेल में कहीं यहाँ प्रेजेंट हो रह सकता है और इसमें कहीं इस साइड में प्रेजेंट होगा, एक साइड कहीं कोई साइड लेकर के रखेगा बस, और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा, पेरीफेरी पे रहेगा, ठीक है। तो इधर इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कल मैंने उस दिन बता दिया गया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल ही प्रेजेंट होगा, है ना। राइबोसोम ही है, क्या है, राइबोसोम ही प्रेजेंट ही होगा, सेंट्रियोल नहीं भी प्रेजेंट रह सकता है, राइबोसोम बट फिक्स प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। चलो एक बार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल देखते हैं। Based on the complexity of structure and absence or presence of a well-organized nucleus, the cells are classified into following two categories. Number one. हाँ बोलो बच्चे। Number one, prokaryotes. चलिए अभी मैं दो सेल बना लेता हूँ, फिर दोनों सेल को एक को प्रोकैरियोटिक बना लूंगा और एक को यूकैरियोटिक बना लूंगा, तो उस हिसाब से आपको क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो चलो ग्रीक लैंग्वेज में जीके जो लिखा गया वो ग्रीक का जो मतलब है वो प्रो और उसका मतलब बताया गया। अगर मैं ये दो सेल बना लूं, अगर मैं क्या बना लूं, दो सेल, यहाँ पे हमने क्या बनाया है, बाहर क्या बनाया है, सेल मेम्ब्रेन बना है, वेरी गुड। इसमें क्या बनाया है, सेल मेम्ब्रेन। तो इसकी किस आधार पे इसको डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर न्यूक्लियस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर न्यूक्लियस। अगर मतलब उसका न्यूक्लियस कितना कॉम्प्लेक्स होगा। हम लोगों ने जो न्यूक्लियस पढ़ा है उसमें क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने, हाँ क्या क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या होगा, न्यूक्लियर। सबसे पहले हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने से एक बेल स्ट्रक्चर्स दिख जाता है आपको। तो अगर मैं यहाँ पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दूं बच्चे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से ये आपका जो सेल होगा ये आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड में प्रेजेंट होगा। इसी के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा और इसी के अंदर क्रोमैटिन फाइबर वगैरह सब कुछ इसी के अंदर रहेगा। अब यहाँ पे जो क्रोमैटिन फाइबर वगैरह ऐसे प्रेजेंट है, ये किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही प्रेजेंट होगा, इसमें कोई भी मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या है, प्रोकैरियोट है, क्या है, प्रो। और यूकैरियोट में वेल डिफाइंड, यूकैरियोट में कैसे है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक, हम लोग क्या हैं, यूकैरियोट। हम लोग प्लांट लोग, और जो प्लांट से भी नीचे जाओगे तब आप फंजाई और ये सारी चीजें, वो सारे लोग भी कैसे हैं, यूकैरियोटिक ही। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, मोनेरन्स किंगडम जब पढ़ोगे तो उसमें केवल प्रोकैरियोटिक पढ़ोगे। तो यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक में कई सारे ऑर्गेनल्स थे और यूकैरियोटिक में तो क्या था, कंपार्टमेंट था, क्या था, कंपार्टमेंट। एक बड़ा सा हॉल था, हॉल में कई लोग लगा करके कंपार्टमेंट्स बना लिए थे। यहाँ पे ऐसा कोई कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं दिखेगा, यहाँ पे कंपार्टमेंटाइजेशन दिखेगा, है ना। और क्या होगा, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन्स या क्या बोलते हैं, कुछ इसके न्यूक्लियस को अलग नाम दिए गए। चलिए देखते हैं। प्रोकैरियोटिक, Greek language pro means primitive, karyon means nucleus. Cells are found in bacteria and cyanobacteria, ब्लू ग्रीन अलगा जिन्हें बोलते हैं ना। तो ये जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में
केवल ये मोनेरन्स मोनेरन्स एक किंगडम है आपका 5 किंगडम, आरएच बिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें से केवल एक किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक एनिमल है, बाकी चारों में कौन से हैं, यूकैरियोटिक एनिमल है। तो ये किस में पाया जाता है, ये बैक्टीरिया में एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं। आगे रीड करिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। नंबर 1, प्रोकैरियोटिक सेल रेंज इन साइज फ्रॉम 1 to 10। हाँ, यानी कि माइकोप्लाज्मा हम लोग जो पढ़े थे माइको, ठीक है ठीक है। नंबर 2, they do not have nucleus। हाँ। Number 3, the genetic material DNA lies naked, that is not bound by any membrane in the center of the cell and remains in direct contact with cytoplasm। Number 4, the region of cytoplasm where genetic material, that is DNA, is found is called न्यूक्लियोइड। यहाँ पे न्यूक्लियस बोलते हैं और इसके सेल को मैंने न्यूक्लियस नहीं बोल, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं, तो डायरेक्ट कनेक्शन है, किसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, सेल मेम्ब्रेन के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, इसमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसमें पोर के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है, बस आपका ये हो गया। प्रोकैरियोट क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड अ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विद द प्रोटीन। इसमें एक ही डीएनए होगा जो कि सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए। हम लोगों का डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इनका सिंगल सर्कुलर डीएनए। ये लोग बहुत प्राचीन, बहुत छोटे एनिमल्स हैं, बहुत लोअर एनिमल्स है, लोअर एनिमल्स, लोअर ऑर्गेनिज्म है। सो इसमें उतना वेल ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ भी चीज देखने को नहीं मिलेगा। आगे देख लेते हैं। Membrane-bound organelles like mitochondria, Golgi complex, plastid, endoplasmic reticulum and lysosomes are absent। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो आपके प्रोकैरियोट में नहीं होगा। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड कहलाएगा, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, प्रोकैरियोट में वो डायरेक्ट कनेक्शन में है, प्रोकैरियोट में आपका बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में कोई ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाएगा, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होगा। जो भी पीछे पढ़ रखे हो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, चलो। Ribosomes are smaller as compared to eukaryotic ribosomes। हाँ, They are scattered randomly in the साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कभी भी कैसे भी रहेंगे। इसमें दो तरीके के राइबोसोम्स होते हैं, एक 70S राइबोसोम्स होगा और 80S राइबोसोम्स होगा। ठीक है, क्या होगा, एक 70S राइबोसोम्स होगा और 80S राइबोसोम्स। इसके डिफरेंशिएशन पे हम लोग भी अभी नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास 11th का आपके बुक में भी नहीं लिखा है, तो इसलिए मैं बस केवल उसमें दो तरीके के जो यहाँ पे आपको बताया गया है कि राइबोसोम्स आर कॉम्प्लेक्स एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स क्या है, और स्मॉलर एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होंगे छोटे छोटे होंगे, उसको मैं बताने का थोड़ा सा प्रयास किया, बट इस तरह का दो राइबोसोम्स होते हैं। अब आप एक यूकैरियोटिक देख लोगे। Number 2, eukaryotic cells। Eukaryotic, Greek language, eu means true and karyon means न्यूक्लियस। हाँ, cells are found in all living organisms except bacteria and blue green algae, that is all plants and animals are and fungi। हाँ, ये इन सब में कौन पाया जाएगा, यूकैरियोट। मतलब अब यूकैरियोटिक का जनरल फीचर क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होगा, सारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा, इसके न्यूक्लियस में वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होंगे, डीएनए होगा, बस वही सारी चीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक बार रीड कर लो, बस आपका हो गया। General characteristics of eukaryotic cells। Eukaryotic cells have a well-organized nucleus with a definite nuclear membrane. Therefore, nuclear material or hereditary material is isolated from cytoplasm। Number 2, the DNA in eukaryotic cell is bound with basic proteins and form nucleoprotein fiber, the chromatin। The membrane-bound cell organelles like mitochondria, lysosomes, Golgi complex, dictyosomes, endoplasmic reticulum। सारी ऑर्गेनल्स के नाम जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दे आर ऑल प्रेजेंट इन ना यूकैरियोटिक न्यू सेल। And perform specific functions। हाँ, कुछ बोलना है, हो गया आपका भी। पाई की वैल्यू 22/7 आप रीड करते रहे। पाई की वैल्यू 22/7 करके सॉल्व करो एक बार थोड़ा सा। Number of chromosomes varies in different species। वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो अलग अलग हम लोगों ने याद किया था वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग वेरी करेगा बस। Ribosomes are bigger। They are either attached to endoplasmic reticulum or are found। हाँ, अगर यहाँ पे अटैच हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा।
हाँ, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे सेल ऑर्गेनाइजेशन, एसेलाइजेशन इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो ना असेलुलर, इसमें सेल कंप्लीट सेल जैसा ऑर्गेनाइजेशन इसमें कहाँ पे है, इसमें ऑर्गेनल्स ही नहीं है, इसमें पूरा कंप्लीट सेल नहीं है, इसमें पूरा कंप्लीट सेल नहीं है, बट इसमें पूरा कंप्लीट सेल आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा, और इसमें कोई एक सेल भी नहीं कंप्लीट है इसमें, तो ये कह सकते हो। आगे क्या है, well-defined nucleus